हेलो डियर बैंकर्स, हेलो टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑलीवुड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर रहे हैं फॉर CIB एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर 2023, जहाँ हम ऑलरेडी ABCD मॉड्यूल्स के इंडिविजुअल सेशन दे चुके हैं हर एक यूनिट को। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पीछे की वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है नवंबर दिसंबर 2023 BRBL की पूरी क्लासेस। और आज के सेशन में आज कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं प्रिसाइजली फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। काफ़ी सारी केस स्टडीज़ करने वाले हैं, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज के सेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट देखने को मिल जाए। ओके, सो ऐसे ही सेशंस अगर आपको और अटेंड करने हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा, एंड ऑल्सो डाउनलोड द ऑलीवुड ऐप इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद मिलने वाली है। This is about me. My name is CMA Disha Dua. Here are a few of my qualifications on the screen. I'm a cost and management accountant. That is why CMA is a prefix to my name. And I secured All India rank 91 in my CMA with some more qualifications. मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है, इसको आप मेरी क्लासेस में एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गुड केस स्टडी फॉर यू फ्रॉम योर वेरी ओन बुक मैकमिलन। ये बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मैं आपको इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए वॉन्ट्स टू टेक a loan of ₹10,000 from B. Okay, but B does not know A very well and fears that A may not return the money, कि A वापस पैसे नहीं देगा, तो इसको इस बात से डर लग रहा है। ओके, C is a good friend of A. C जो है फ्रेंड्स विद A है। ओके, C tells B, C ने B को क्या बोला, that if A does not return money, अगर A ने पैसे नहीं दिए to B, then C will personally pay it to B. ये assurance दिया। Under this assurance by C to B, B lends the money to A. On the date on which money was to be returned, A fails. A ने पैसे नहीं दिए जिस दिन पैसे वापस देने थे of 10,000. Can B demand the money from C? क्या B C को बोल सकता है कि तू दे पैसे, कि भाई तूने गारंटी दी थी, you became the surety, क्योंकि पैसे इसने लिए थे तो ये प्रिंसिपल डेटर है, इन्होंने पैसे दिए थे तो ये क्रेडिटर है, और क्योंकि इन्होंने गारंटी ली थी तो ये श्योरिटी बन गए या गारंटर बन गए। तो क्या सी देंगे पैसे क्योंकि ये नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? यस टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आंसर हो जाएगा yes to the question. The contract described here is called the contract of guarantee, and this contract involves 3 persons like we just said. Let's go to question number 2, my dear bankers. I hope first question आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? B requests A to sell and deliver him goods on credit. क्रेडिट पे देना है, तो B बन गए प्रिंसिपल डेटर, A बन गए क्रेडिटर। A agrees to do so provided that C will give the guarantee. C बन गए गारंटर या श्योरिटी। ठीक है जी। ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, C promises कि अगर B ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा तुमको पैसे। C ने ऐसा A को वादा किया। इन कंसिडरेशन फॉर A's प्रॉमिस। इज दिस अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइड होता है। सी के लिए क्या कंसिडरेशन है कि ए ने बी को गुड दे दिया, यही कंसिडरेशन इनफ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या ये बात सही है? इज इट येस और नो? व्हाट डू यू गाइस से? इज इट सफिशिएंट ऑफ अ कंसिडरेशन कि जो बी को सामान मिल रहा है ए से इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस दैट सी इज मेकिंग, क्या ये इनफ कंसिडरेशन है? इज इट अ गुड कंसिडरेशन? यस, अगेन इट्स अ गुड कंसिडरेशन,
ये कंसिडरेशन सही कंसिडरेशन है. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए sells and delivers goods to B. C afterwards, out of nothing and without any request or promise by him any part, agrees to pay for the goods in return on default of B. सी से कोई बातचीत नहीं करी, बी ने ना तो रिक्वेस्ट करी, ना ए ने कुछ वादा करने को कहा. इसी कहीं से भी उड़ के चला गया बी के ए के पास कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं दूंगा पैसा. ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है. दिस इज अ डैश कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है ना इन दोनों के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, माय डियर बैंकर्स. अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन नहीं है ना सी को प्रॉमिस के लिए कि उसके कहने पे सामान दिया, और सामान तो ऑलरेडी इस क्रेडिट पे दे ही दिया था बी ने को, ए ने बी को. यस, क्वेश्चन में आंसर विल बी वॉइड. Let's go to question number 4. Question number 4 क्या बोलता है? In a contract of indemnity, the indemnifier is primary liable. जो liability होती है contract of indemnity में, वो indemnifier की primary होती है. मतलब indemnifier वो जिसने वादा किया है कि I will make good for your loss, good for the loss for the indemnity holder या indemnified, फॉर इंडेमनीफाइड, कि अगर तुम मेरे को प्रीमियम दो, अगर तुम्हारे फ्यूचर में कोई भी नुकसान होगा तो मैं पैसे दूंगा. ये बात क्या इसको प्राइमरी लायबल बना देती है? इज दिस व्हाट अ प्राइमरी लायबिलिटी इज? ऑफ कोर्स, यस, डेफिनेटली यही तो प्राइमरी लायबिलिटी हुई ना दोस्तों. करेक्ट है जी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी. मतलब ये रहा प्रिंसिपल डेटर जिसने सामान खरीदा है या पैसे लिए हैं क्रेडिटर से, इसने इसको प्रिंसिपल दिया, इसने वादा किया मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको वापस दूंगा. बट यहाँ पर एक बंदा और था जो था श्योरिटी, कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, है ना. तो इसकी लायबिलिटी क्या हुई? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी तो प्राइमरी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है, श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे होगी? सेकेंडरी होगी. और यही बात क्वेश्चन में लिखी हुई है. क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात भी सही है. द आंसर विल बी ट्रू येट अगेन. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एनीथिंग डन for benefit of the principal debtor is a sufficient consideration to the surety giving the guarantee. ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ABC वाले एग्जाम्पल से देखा था, केस स्टडी से देखा था. एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकता है, केस के फॉर्म में वैसे आ सकता है ना. आंसर विल बी येट अगेन ट्रू. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी ट्रू ही है दोस्तों. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? B owes to C a debt guaranteed by A. B ने C को पैसे देने हैं, ठीक है, इससे लोन लिया था, इसने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना है. और गारंटर कौन है? A है. A की श्योरिटी है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है. The debt becomes payable, however, C does not sue B. सी ने बी को सू नहीं किया, जबकि इसने पैसे देने थे जो दिए नहीं. सू नहीं किया सी ने बी को. ओके, फॉरबियर कर दिया, इसको कहते हैं फॉरबियरेंस कर दिया. डिस्पाइट दिस फॉरबियरेंस ए इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ इट्स श्योरिटीशिप. क्योंकि इसने गारंटी दी है कि तभी भी इसकी लायबिलिटी अभी भी खड़ी रहेगी. सी चाहे तो डायरेक्टली ए के पास जा सकता है. क्या ये बात सही है? क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है. yes, the answer will be true to this question also. Very important, very good question. yeah, let's go to question number 8. question number 8 क्या बोलता है? A gives a guarantee to C
फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। ओके, क्या बोल रहे हैं, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बन गया गारंटर, श्योरिटी बन गया, सी बन गया क्रेडिटर क्योंकि पैसे दे रहा है, और बी बन गया प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, सी ने बी को गुड्स दिए और सी सप्लाइज द गुड्स टू बी, आफ्टरवर्ड्स बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद हिज क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग सी। बी जो है अपने बाकी सारे क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए गया। ठीक है, बोला कि ऐसा करते हैं तो तुम्हारे सी, तुम्हारे भी पैसे और बाकी जितने भी लोगों से मैंने उधार ले रखा है उनको मैं पैसे दूंगा अपनी प्रॉपर्टी को बेच के। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मैं सबको असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल क्रेडिटर्स रिलीजिंग बी फ्रॉम ऑल द डिमांड्स। बी से अब कोई पैसे नहीं लेगा। ठीक है, हेयर बी इज नाउ आफ्टर द सेटलमेंट नॉट अ डेटर टू सी। अब सी के कोई पैसे नहीं देने बी को। A is therefore dashed from his suretyship to C. A is therefore still stands liable. A is discharged. A is partially discharged. अब क्योंकि B पैसे दे चुका है जो C को देने थे तो A की लाइबिलिटी भी खत्म, A भी डिस्चार्ज हो जाएगा। Yes or no? Yes guys, question number 8 very important. Once again very good conceptually important question. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस द बेली इफ एनी गुड्स बेल्ड आर डिफेक्टिव एंड द बेलर नोइंगली डज नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू बेली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेलर कौन है, जिसने गुड्स दिए, बेली कौन है, जिसने गुड्स लिए, इसने गुड्स ट्रांसफर करे होंगे। इसने गुड्स ट्रांसफर करे होंगे। बोल रहे हैं बेलर बेलर को पता है कि जो ये गुड है इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, ऐसा बात पता है, बेलर को पता है कि इस गुड के अंदर डिफेक्ट है, बट इसने ये बात बेली को बताई नहीं और बाद में बेली को कुछ नुकसान हो गया, कुछ नुकसान हो गया। बताओ क्या बेलर की लायबिलिटी होगी, क्या बेलर की पर्सनल लायबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं बताया भाई साहब, नोइंगली नहीं बताया, लायबिलिटी खड़ी रहेगी बेलर की। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ द बेली हैज रेंडर्ड any services involving exercise of labor and skill in respect of goods bailed to him, he has a right to retain such goods until he receives his due remuneration for the services he rendered। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी मैकमिलन में कि एक बंदा है मिस्टर ए, वो एक डायमंड मर्चेंट के पास गया अपने डायमंड्स की पॉलिश कराने के लिए या कट कराने के लिए इन डायमंड्स को। ठीक है, तो ये बन गए बेलर, ये बन गए बेली। अब ये जो डायमंड मर्चेंट है ये अपने पास रख सकता है ये डायमंड्स को जब तक कि ये पैसे नहीं देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसा किया जा सकता है क्या? ऐसा किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं बेलीज लियन। ये बेली का लियन होगा, जब तक पैसे नहीं दोगे इंटरेस्ट खड़ा रहेगा। Yes, the answer is true once again on the screen. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन दिखाया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। पहले मैंने डायमंड मर्चेंट के बारे में बात करी थी, अब क्वेश्चन टेलर की बात कर रहा है, कपड़े की बात कर रहा है। ओके, ए गिव्स सम क्लोथ टू बी, बी इज अ टेलर, क्योंकि ये दे रहे हैं गुड्स यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये बन गए बेलर और ये बन गए बेली। टू मेक अ कोट, okay, B promises to deliver the coat as soon as it is finished and to give him 3 months credit for the price। 3 महीने का बोला है कि 3 महीने के लिए ना मुझे उधार दे दो, क्रेडिट देने को बोला है और बोला कोट जैसे ही बन जाएगा आप मुझे दे देना। Now B is not entitled to retain the coat till he is paid। Is this correct? Is this correct? क्योंकि वादा किया था, अब रख नहीं सकता है। नाउ ही कैन नॉट रिटेन,
अब जो बेली है, टेलर है, वो कोट नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा वादा स्टार्टिंग में ही हो गया था कि मैं कपड़े तो तुमको भी दे रहा हूँ सिलने के लिए, आप मुझे सिल के जैसे ही कोट रेडी होगा दे देना, पैसे मैं 3 महीने बाद ही दूंगा। तो अब बेलीज लियन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। बेलीज लियन, दिस इज बेलीज लियन, दिस बेलीज लियन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। Am I clear? Are we good? I have precisely written कि ये एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती है। बेलीज लियन can't be exercised here. B is not entitled. ठीक है? Okay, I hope this was question number 11. Let's go to question number 12. Question number 12 क्या बोलता है? A bills, A ने फ्लावर दिया 100 रुपए का बी को। बी विदाउट एज कंसेंट अपने फ्लावर के साथ ये फ्लावर मिक्स कर रहा है, फ्लावर आटा या कोई भी किसी भी तरीके का, है ना, विद अनदर फ्लावर ऑफ ₹75। 100 रुपये का सामान, 100 रुपये का था, इसमें से 75 का सामान जो है अपने फ्लावर के साथ इसने मिक्स कर लिया। बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस इन वैल्यू इन द फ्लोर। इज दिस केस करेक्ट? क्योंकि 75 रुपये का लॉस हुआ है तो 75 रुपये देने पड़ेंगे, एकदम सही बात है। 25 रुपये का फ्लावर तो ऐसे कैसे ही दे देगा, जितने का लॉस हुआ है वो देना पड़ेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ओके, एक्स बाइज गुड्स फ्रॉम जेड knowing that he is an agent for their sale, but not knowing who is the but not knowing who the principal is. Okay, Z is the agent, X is the third party, principal पता नहीं कौन है, there is somebody who is a principal also. Okay, Z's principal is the person entitled to the claim for the price that from the price of goods। मतलब x के पैसे, जो x सामान पैसे इसको देगा, इससे गुड्स ले रहा है, इसको पैसे देगा, जो ये पैसे हैं अल्टीमेटली जाने किसके पास हैं? p के पास जाने। ओके, नाउ x कैन नॉट इन अ सूट बाय अ प्रिंसिपल सेट ऑफ अगेंस्ट द क्लेम अ डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम z। मतलब जी ने एक्स को कुछ पैसे देने थे, एक्स बोल रहा है ठीक है मैं तेरे से पैसे मान ले रहा हूँ अभी, बट मैं पैसे नहीं तुझे दूंगा, तुझे जो मेरे पैसे देने ना वो तो आगे देता रहियो। क्या ये किया जा सकता है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ही एक्स कैन नॉट, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स जो है, चलो मैं दोबारा से बना के दिखाती हूँ। क्या बोल रहे हैं हम? एक्स ने, देखो एक्स और जेड है, जेड ने एक्स से कुछ पैसे देने थे। ये पहले कभी कुछ हुआ होगा, ऐसे पहले कुछ हुआ होगा। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक्स ने जेड से कुछ प्रॉपर्टी ली, जिसमें एक्स बन जाता है थर्ड पर्सन, जेड बन जाता है एजेंट, एजेंट ही है किसी प्रिंसिपल का। अब एक्स जो है ना प्रिंसिपल को जानता नहीं है, बोल रहा है कि ऐसा है, मैं जो तेरे से सामान ले रहा हूँ ना, तो मैं तेरे से ले रहा हूँ पैसे, मैं तुझे नहीं दे रहा, तूने जो मेरे पैसे देने हैं तो इसको दे देना। कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा नहीं किया जा सकता, जो एकदम सही बोल रहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक्स को पेमेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को ही देनी होगी, मतलब एक्स को पेमेंट क्योंकि प्रिंसिपल की देनी है, वो जेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता अपना क्लेम। अपना क्लेम यहाँ पर सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये इनकी ट्रांजैक्शन पर्सनल थी, आपस में बाद में कोई अपनी पर्सनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करते रहे ना, प्रिंसिपल के पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, द आंसर इज ट्रू इन हियर। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? ए बीइंग बीज एजेंट विद अथॉरिटी टू रिसीव मनी ऑन हिज बिहाफ receives from C a sum of money due to B. Here, C is discharged of his obligation to pay the sum in question to B. C is not discharged. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, क्या लायबिलिटी खड़ी रहेगी? पैसे दे दिए ना, बात खत्म। हम पता है कि एजेंट है, पैसे दे दिए, हमारी बात खत्म हो गई। यस और नो? क्योंकि पैसे हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। C
ने क्यू की बी को पैसे दे दिए हैं जो ए का एजेंट था, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल डेटर है। सी ने पैसे देने थे ए को, बट सी ने पैसे दे दिए बी को क्योंकि तो एजेंट है ना, तो डिस्चार्ज होगी लायबिलिटी। वही बात सही होगी, आंसर ए हो गया। ऐसे ही गाइज आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक्सीलेंस बैच में एनरोल करा सकते हैं। ओके, देयर इज अ बैच गोइंग ऑन। जैसे अभी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करे, ऐसे अपन के पास 25 एक्ट हैं, खाली BRBL नहीं है, हमारे पास 3 और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ राजीव सर, प्रद्युम्न सर, शुभम सर मिलकर और मैं मिलकर आपको 4 सब्जेक्ट्स आपके ABFM, ABM, BFM एंड BRBL पढ़ाने वाले हैं ऑलिव बोर्ड पे, जहाँ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी ही अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस। एक्सटेंसिव कवरेज करने वाले हैं हम आपके पूरे कोर्स का, जहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, हर सब्जेक्ट के 10 फुल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट के 25 पार्ट टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के 100 टेस्ट पेपर्स ये हो गए। प्लस अगर आप ने IT डिजिटल या फिर HRM लिया है तो यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट आपको 5 टेस्ट पेपर्स यहाँ के भी मिलने वाले हैं। मतलब इंडिविजुअल टीचर्स ने काफ़ी मेहनत कर कर अपने आप रिसर्च करके आपके लिए एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट बनाया है, जो आपको एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 3499 अवेलेबल है। बट यहाँ पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा आपको अगर आप मेरा कूपन कोड ले लेते हैं, जो कि है दिशा। दिशा इज़ माई कूपन कोड। You use my coupon code and you can avail maximum discount. Let me just show it to you how. अब वेबसाइट पे जाएंगे ऑलिव बोर्ड की। ओके, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट जाएंगे। I think it is taking some time to load. Yeah, go to courses. courses में जाएंगे। It's taking some time to process. There is a possibility some kind of अपग्रेडेशन इज हैपनिंग ऑन द वेबसाइट, बट अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। आप वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे, JIB सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फीचर्ड CIB कोर्सेज में आपको इंग्लिश, बाइलिंगुअल और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कहीं पे भी जाके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ द फ़ोन नंबर 76760 एंड 5 times 2, सुबह 10:30 से शाम को 6:30 बजे के बीच में आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको सेशन मज़ा आया, समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही और सेशंस देखते रहने के लिए बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कोई भी अगर क्लास आती है तो। ओके, आपसे लेते हैं अभी अलविदा। Thank you so much. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.